भाखड़ा डैम तो अगले 5 दिन तक नहीं छड्डिया जाएगा पानी। बीबीएमबी ने दी जानकारी। फिलहाल खतरे के निशान तो करीब 38 फुट दूर है पानी का लेवल। चांदपुरा बंद टुटण नाल मानसा च लगातार विगड़ रहे हालात। कई पिंड आए घग्गर की लपेट च, घर छड्डण नूं मजबूर होए लोग। नशियां ਅਤੇ कौमी सुरक्षा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक्शन मोड च केंद्र सरकार। पंजाब सने 10 सूबियां दे नाल बैठक कर रहे गृह मंत्री अमित शाह। 1,44,000 किलो नशा किया जा रहा नष्ट। विरोधी दलों की मीटिंग लई दिल्ली तो बेंगलुरु रवाना होए सोनिया ते राहुल गांधी। केजरीवाल ते सीएम मान भी लैणगे हिस्सा। 2024 लई तय हो सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। मूसेवाला कतलकांड का पाकिस्तान कनैक्शन आया सामने। हामिद नां दे मुलजम ने पाकिस्तान तो सप्लाई कीते सी हथियार। एनआईए की जांच दे विच होया पर्दाफाश। फिलौर च किसान ने प्रवासी मजदूर ते ढाया तशद्दद। दरख्त दे नाल पुट्ठा टंग के कुटिया। प्रवासी मजदूर दे साथी ने किसान नाल मारी सी 35,000 की ठगी। मोगा च डीजे बंद करवाउण नूं लैके होया जबरदस्त हंगामा। शख्स ने डीजे लाउण दा कीता विरोध तां घर च वड़ के प्यो पुत्त ते कीता हमला। पुलिस ने 5 लोकां खिलाफ दर्ज कीती एफआईआर। डॉक्टर राजीव सूद ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का सांभिया अहुदा। मंत्री जोड़ा माजरा नाल विवाद तो बाद डॉक्टर राज बहादुर ने छड्ड दिता सी अहुदा। अज तो पहलां दी तरह पुराने समय ते खुले सरकारी दफ्तर। मुड़ 9 तो 5 होया समा। मुख मंत्री मान बोले बदलाव नाल बचाई 10,800 मैगावाट बिजली। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत एक वड्डी खबर दे नाल। बेंगलुरु दे विच अज विरोधियों की एकजुटता की तस्वीर नजर आएगी। मीटिंग दे लई दिल्ली तो सोनिया गांधी ते राहुल गांधी बेंगलुरु दे लई रवाना हो गए ने। अरविंद केजरीवाल ते सीएम भगवंत मान भी इस बैठक का हिस्सा बनणगे। 24 विरोधी दलों के लीडर जुटणगे। 2024 की तैयारी की जा रही है। विरोधी दलों के वल्लों 2024 की तैयारी की जा रही है। उस नूं लैके चर्चावां हो रही ने। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय किया जा सकता है। अज विरोधी दलों नूं सोनिया गांधी डिनर दे रहे ने। कल सवेरे 11 बजे तो शाम 4 बजे तक मीटिंग होएगी। इस तो पहला 23 जून नूं पटना च विरोधी धिरां दी पहली मीटिंग हुई सी, जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगवाई दे हेठ उन्हां दी रिहाइश ते हुई सी। इस मीटिंग च 13 विरोधी दलों के लीडर शामिल हुए सी, लेकिन यह दूसरा गेड़ है विरोधी दलों की बैठक का। तो इस दे विच 24 विरोधी दल गलबात करनगे, मीटिंग का हिस्सा बनणगे। बेंगलुरु दे विच बैठक हो रही है। सोनिया गांधी ते राहुल गांधी बेंगलुरु दे लई रवाना हो गए ने। आम आदमी पार्टी भी इस बैठक का हिस्सा है। 24 दल इकट्ठे हो रहे ने। तां चर्चावां किहड़े-किहड़े मुद्दिआं ते होणीआं ने। पहला मुद्दा तां 2024 की रणनीति है। 2023 चल रहा है, 2024 च लोक सभा इलैक्शन है, तो 2024 की चोण रणनीति ते चर्चा होएगी। दूसरा मुद्दा सीट शेयरिंग का फॉर्मूले नूं लैके चर्चा हो सकती है। तीसरा मुद्दा विरोधी धड़े दे नवें नां ते भी चर्चा हो सकती है। ते चौथा मुद्दा हर सूबे लई वक्री टीम बनाउण ते भी कोई फैसला हो सकता है। तो वख-वख विरोधी धिरां महागठबंधन की तैयारी कर रही ने, कोशिश कर रही ने। इस नूं लैके चर्चावां लगातार चल रही ने। बीजेपी नूं हराउण दे लई विरोधी दल इकट्ठे हुंदे नजर आ रहे ने। एक बैठक पटना दे विच होई ते ये दूसरी बैठक है। 2 दिनां दी बैठक रखी गई है। बेंगलुरु दे विच ये बैठक होएगी। अज सोनिया गांधी सारे ही विरोधी दलों के लिए डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ते कल नूं चर्चावां होणगीआं इन्हां मुद्दिआं दे उत्ते। 2024 दे लई फॉर्मूला की होए, रणनीति की होए, की गठजोड़ होएगा, किहड़े दलां दे विचकार गठजोड़ होएगा, सीट शेयरिंग का की फॉर्मूला हो सकदा है। इन्हां सारियां चीज़ां नूं लैके चर्चावां होणगीआं। अपोजिशन, सारे अपोजिशन को, फिर अपोजिशन आए कहाँ से उनके पास? सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है। तो मैं एक ही काफ़ी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं
वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं। और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं, और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े, सबको जमा रहे, और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे। तो वो कोई काफी महत्व का नहीं। सर, पवार साहब अब आ रहे हैं ऑफिशियली अपोजिशन की मीटिंग में, पहले भी थे वो? नहीं, वो पहले भी आ रहे थे, सभी प्रोग्राम हुआ था, लेकिन असेंबली आज शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। वो कोई साधारण गतिविधि नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कल की गतिविधियां ये साफ कर देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। बीजेपी 2024 में सरकार नहीं बनाने जा रही है, और इस देश ने अब बाय बाय मोदी जी कह दिया है। कल की गतिविधियों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के तमाम लोग आज बेरोजगारी से, महंगाई से छुटकारा चाहते हैं। लोगों ने क्यों वोट दिया था बीजेपी को? कोई क्यों वोट डालता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को? ये सोच के डालता है कि अगर ये राजनीतिक दल जिसको मैं वोट डाल रहा हूं इसकी सरकार बनेगी तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी, देश में बेरोजगारी कम होगी, हमारे घर के बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी और हमारी जेब में 4 पैसे बचेंगे। लेकिन इस सरकार ने महंगाई का आलम वो कर दिया कि जो पेट्रोल 50 रुपए पे बिकता था आज 110 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है। जो टमाटर 25-30 रुपए प्रति किलो मिला करते थे आज बाजार में 250 रुपए पे मिल रहे हैं। अदरक 400 रुपए पे मिल रही है। बैठक 2024 को लेकर है, क्या कुछ रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की? क्योंकि आप लोग कहते रहे कि जब तक कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट न करे कि वो पूरी तरह से विरोध करेंगे, ऐसा ना हो कि जीएसटी देखिए दिल्ली का जो काला अध्यादेश है इसे केवल दिल्ली के चश्मे से देखना एक गलती होगी। इसे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें। दिल्ली में तो भाजपा ये एक प्रयोग कर रही है। अगर ये दिल्ली ऑर्डिनेंस, दिल्ली का अध्यादेश दिल्ली में ये प्रयोग किया जा रहा है, अगर ये सफल हो जाता है तो बीजेपी इसे भारत भर में लागू करेगी, पूरे हिंदुस्तान के हर गैर भाजपा सूबे में लागू कर एक एक सरकार को ध्वस्त करेगी। सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनके विचाराधीन आने वाले जो विषय हैं उनको खींच लेगी और सारे सरकारों को, गैर भाजपा सरकारों को नपुंसक करने का काम करेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस काले अध्यादेश को रोकना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे तमाम राजनीतिक दल साथ आए, सबने विश्वास जताया कि हम सब मिलकर इस अध्यादेश का मुकाबला करेंगे। और उसी श्रृंखला में कल कांग्रेस ने भी अपनी जो पोजीशन है उसे सार्वजनिक तौर पर रखा है, बात क्लियर कर रही है। हम दिल्ली की 2 करोड़ आबादी के ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग संतुष्ट है कांग्रेस की स्टैंड से, या कुछ और क्लियरिटी चाहते हैं कि वो एक व्हिप जारी करें मतलब संसद सत्र शुरू होने से पहले? नहीं, वो मुझे लगता है वो सारी चीजें जब सदन शुरू होगा तो बैठकर इन सारे विषयों पे चर्चा होगी और मुझे विश्वास है कि एक सकारात्मक दिशा में इन सारी चर्चाओं को हम लेकर जाएंगे और सफल होंगे। आप लोग चर्चा करेंगे आजकल की बैठक में? देखिए, बैठक में क्या होगा वो तो बेंगलोर में जाकर पता लगेगा। पहले कुछ एजेंडा तो तय हुआ, जो एजेंडा होगा वो फिर हम आपको बैठक के बाद बताएंगे। पहले ऐसे कैमरा पे बातचीत करते हुए बताना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन और आगे का एजेंडा उस मीटिंग में तय होगा कि आगे इस विपक्षी एकता को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे 2024 के लिए तैयारी करनी है, वो सारे विषय
बैठक में तय होंगे। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न था, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए ये काला अध्यादेश है जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ, दिल्ली की जनता के खिलाफ और लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ लाया गया। देखिए, कम से कम भाजपाइयों ने अब ये स्वीकार किया कि उनको भी गठबंधन की जरूरत है। अकेले मोदी जी के चेहरे पर और अकेले मोदी के नाम पर करिश्मा करके हर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये तो खुद आरएसएस ने मान लिया, उनके मुखपत्र ने लिख दिया। तो 2 गठबंधन के बीच में चुनाव होगा, एक बीजेपी का एनडीए का गठबंधन और जो दूसरा गठबंधन उनसे चुनाव लड़ने के लिए बनेगा। मोदी जी की सरकार 9 वर्षों में पूरी तरीके से फेल साबित हुई है, उनका रिजल्ट 0 है और इसके खिलाफ जो गठबंधन बनेगा वो देश के सामने एक नया स्वरूप, नया विकल्प लेके आएगा। तो मैं समझता हूं कि उस पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੜਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੱਲ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੜਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੋ, ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ।
राजनीति चलती रहूगी। वोटा तो बहुत लंबिया पई है, ਆਪਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੜਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਂਗੇ। ਕਰ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਕਰ ਲੋ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹੜਾ करना कर करा। मैं तुझे खुदा समझता कर तू ना वादा खार होता, जे वादे पक्के गाली वास्ते क्या तो और हिसाब ना, पर वादे पूरे निभाते नहीं। पंजाब के लोगों नाल किन्ने वादे कीते सी ਉਹ नहीं पूरे कीते। केजरीवाल साहब ने कह तो होना है राव जी मैं जिन्ने फड़ ले बाकी केस नहीं खोलता, ना को होर जेड़े बड़े सीरियस दूजे स्टेट्स ਨੂੰ रिलेटेड हो मैं केस नहीं खोलने। समझौता करो, समझौता ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਲਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਚਾਹੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਟਨਾ 'ਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢਿਆ, ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਬਚਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਏਗਾ 13 ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੜੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ करना मैं समझता हूं कि समग्र विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी नस्लें तो बर्बाद होती ही है, हमारे अर्थतंत्र को भी नुकसान होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। तो आज हमने गृह विभाग ने जो एक निरंतर अभियान चला है क्षेत्रीय परिषदों की
बैठकों में इसका रेगुलर रिव्यू करना और फीडबैक के आधार पर हमारी नीतियों में समयानुकूल परिवर्तन करना, इसके तहत आज ये बैठक हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हम सबके सामने एक लक्ष्य रखा है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए, तब भारत और भारत के युवा ड्रग फ्री हो जाए, नशे की आदत एक भी युवा में न हो, ऐसे भारत का सृजन हमारा लक्ष्य है। और इस दिशा में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं, वरना ये अभियान कभी सफल नहीं हो सकता। मित्रों, आज एक बात का और जिक्र मैं करना चाहूंगा। आज परमवीर चक्र से सम्मानित निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्मतिथि है। इस मौके पर मैं परमवीर चक्र से सम्मानित निर्मलजीत सिंह को पूरे देश और भारत सरकार की ओर से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। आज 3 कार्यक्रम और साथ में जोड़ दिए गए हैं। अमृतसर के कार्यालय के लिए 12 करोड़ रुपए के खर्च से एक नए भवन का निर्माण, भुवनेश्वर के कार्यालय का उद्घाटन और दिल्ली में एक नए कार्यालय का भूमि पूजन। मैं भुवनेश्वर सरकार और पंजाब सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने भूमि देकर इस कार्य में एनसीबी का और भारत सरकार का सहयोग किया है। और मैं आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये दोनों नए कार्यालय और एनसीबी के कर्मचारी आपके राज्य में नशे के खिलाफ की लड़ाई को और ताकतवर बनाएंगे और ट्रेंडी बनाएंगे। आज यहाँ से नशा मुक्त भारत पर एक सार संग्रह का विमोचन किया गया है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जिसको राज्यों ने भी अपने राज्यों में आगे बढ़ाना है। जितनी इंफॉर्मेशन हम स्कूलों तक, जिला तंत्र तक और सारे एनजीओ तक पहुंचाएंगे, हमारी ये लड़ाई मजबूत होगी। ये केवल नकेल कसने का और इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करने का राजमार्ग जो है वो जागरूकता पैदा करने का है। जब तक युवाओं के मन में नशे के खिलाफ जागरूकता हम पैदा नहीं कर सकते, अभिभावकों के मन में जब तक जागरूकता पैदा नहीं करते, मैं नहीं मानता ये लड़ाई हम सफल कर पाएंगे। तो इस प्रकार के साहित्य से हम आगे इस लड़ाई को गांव तक, तहसील तक, जिले तक परकोलेट कर पाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी राज्यों ने इस प्रकार के साहित्य के प्रचार प्रसार के अभियान पर भी बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। आज कुल 1,40,288 किलो से ज्यादा मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया है और इसके लिए सभी राज्यों को और विशेषकर एनसीबी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा जो अभियान है इसमें 2378 किलो और 2378 करोड़ रुपए के ड्रग्स को आज हम विनिष्ट कर पाए हैं। और मित्रों, मैं एक बात हम सबकी साझी सिद्धि की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने बीते 1 वर्ष में 10 लाख किलो मादक पदार्थों का 10 लाख किलो मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया है, जिसका मूल्य 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 12,000 करोड़ रुपया अपने आप में एक बहुत बड़ा अंक है। मैं इसके कंपैरेटिव फिगर आगे बताना जरूर चाहूंगा, परंतु मैं इसके लिए देश भर में इस अभियान के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 1 साल में हमने एक लक्ष्य रखा है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जब
देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए, तब भारत और भारत के युवा ड्रग फ्री हो जाए, नशे की आदत एक भी युवा में न हो, ऐसे भारत का सृजन हमारा लक्ष्य है। और इस दिशा में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं, वरना ये अभियान कभी सफल नहीं हो सकता। मित्रों, आज एक बात का और जिक्र मैं करना चाहूंगा। आज परमवीर चक्र से सम्मानित निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्मतिथि है। इस मौके पर मैं परमवीर चक्र से सम्मानित निर्मलजीत सिंह को पूरे देश और भारत सरकार की ओर से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। आज 3 कार्यक्रम और साथ में जोड़ दिए गए हैं। अमृतसर के कार्यालय के लिए 12 करोड़ रुपए के खर्च से एक नए भवन का निर्माण, भुवनेश्वर के कार्यालय का उद्घाटन और दिल्ली में एक नए कार्यालय का भूमि पूजन। मैं भुवनेश्वर सरकार और पंजाब सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने भूमि देकर इस कार्य में एनसीबी का और भारत सरकार का सहयोग किया है। और मैं आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये दोनों नए कार्यालय और एनसीबी के कर्मचारी आपके राज्य में नशे के खिलाफ की लड़ाई को और ताकतवर बनाएंगे और ट्रेंडी बनाएंगे। आज यहाँ से नशा मुक्त भारत पर एक सार संग्रह का विमोचन किया गया है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जिसको राज्यों ने भी अपने राज्यों में आगे बढ़ाना है। जितनी इंफॉर्मेशन हम स्कूलों तक, जिला तंत्र तक और सारे एनजीओ तक पहुंचाएंगे, हमारी ये लड़ाई मजबूत होगी। ये केवल नकेल कसने का और इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करने का राजमार्ग जो है वो जागरूकता पैदा करने का है। जब तक युवाओं के मन में नशे के खिलाफ जागरूकता हम पैदा नहीं कर सकते, अभिभावकों के मन में जब तक जागरूकता पैदा नहीं करते, मैं नहीं मानता ये लड़ाई हम सफल कर पाएंगे। तो इस प्रकार के साहित्य से हम आगे इस लड़ाई को गांव तक, तहसील तक, जिले तक परकोलेट कर पाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी राज्यों ने इस प्रकार के साहित्य के प्रचार प्रसार के अभियान पर भी बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। आज कुल 1,40,288 किलो से ज्यादा मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया है और इसके लिए सभी राज्यों को और विशेषकर एनसीबी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा जो अभियान है इसमें 2378 किलो और 2378 करोड़ रुपए के ड्रग्स को आज हम विनिष्ट कर पाए हैं। और मित्रों, मैं एक बात हम सबकी साझी सिद्धि की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने बीते 1 वर्ष में 10 लाख किलो मादक पदार्थों का 10 लाख किलो मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया है, जिसका मूल्य 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 12,000 करोड़ रुपया अपने आप में एक बहुत बड़ा अंक है। मैं इसके कंपैरेटिव फिगर आगे बताना जरूर चाहूंगा, परंतु मैं इसके लिए देश भर में इस अभियान के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 1 साल में आजादी के अमृत महोत्सव में हमने बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया है। मित्रों, नशीले पदार्थ के दुरुपयोग की संपूर्ण रोकथाम के लिए ड्रग के डिटेक्शन, नेटवर्क के डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट के डिटेंशन और एडिक्ट्स के रिहेबिलिटेशन, ये चारों मुद्दों पर समान प्रकार से तवज्जो देते हुए में आगे बढ़ना होगा। डिटेक्शन, डिस्ट्रक्शन और डिटेंशन में काफी अच्छा काम हुआ है,
परंतु मैं सभी नारकोटिक्स कंट्रोल के साथ जुड़ी हुई एजेंसियों को कहना चाहता हूं कि जब तक रिहेबिलिटेशन को हम नहीं करेंगे और उनके मुक्त होने के बाद उन पर ध्यान नहीं रखेंगे, ये लड़ाई हमारी सफल नहीं हो सकती। ये हमारे पुराणों में वर्णित रक्त बीज के राक्षस जैसी लड़ाई है। वो तभी समाप्त हो सकती है कि एक एक रिहेबिलिटेड युवा को हम केयर करें, हमारे परिवार के युवा की तरह ट्रीट करें और उसको संपूर्ण जीवन के लिए नशे से मुक्त करने की दिशा में ले जाए, तभी ये हो सकता है। और उसमें स्कूलों को जोड़ना, स्वास्थ्य विभागों को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हेल्थ, समाज कल्याण विभाग, केमिकल और ड्रग डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट और राज्यों के गृह मंत्रालय, ये सभी एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित आकर काम करते हैं, तभी नशे की संपूर्ण मुक्ति की जो हमारी कल्पना है भारत के लिए, इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन, ये तीनों चीजों को इस सभी डिपार्टमेंट ने साथ में रहकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, मैं आज कुछ आंकड़े जरूर देना चाहूंगा जिससे आपकी हौसला अफजाई भी होगी और ये अभियान को तेज करने के लिए प्रेरणा भी हमें इस आंकड़ों से मिलेगी। 2006 से 13 के 9 साल में कुल 1250 मामले इस देश में रजिस्टर हुए थे और 14 से 23 के 9 साल में 3700 मामले, 3700 मामले रजिस्टर हुए हैं, जो बताता है कि 200% की वृद्धि हम कर पाए। 200% इंक्रीज बहुत बड़ा वृद्धि होता है। कुल अरेस्ट पहले 1360 हुए थे। हमारे कंज्यूम करने वाले युवाओं के प्रति लिबरल अप्रोच के बाद भी 5650 अरेस्ट हम कर पाए हैं, जो 300% की वृद्धि बताता है। सीज ड्रग पहले 1.52 लाख केजी हुआ था, आज 3.94 लाख केजी हुआ है, जो 160% की वृद्धि दर्शाता है। परंतु मैं इसमें थ्रस्ट देना चाहूंगा कि क्वालिटी ड्रग्स ज्यादा सीज हुआ है और डिस्ट्रॉय भी हुआ है। इसकी सीधी साबिती हमें मूल्य से मिलती है। 2006 से 13 में 5900 किलो का मूल्य का ड्रग विनिष्ट किया गया था, पकड़ा गया था, और 2014 से 23 में 18,100 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़कर इसको विनिष्ट किया गया है। ये बताता है कि हमारे अभियान को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी के डीजी ने एक बात पर ध्यान दिला है, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि पहले गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। अप्रोच में बदलाव किस प्रकार से होता है, अब हमने न केवल भारत के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट की जगह डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट नाम को प्रस्तापित करने में सफलता प्राप्त की है। गोल्डन ट्रायंगल ड्रग के कारोबारियों के लिए हो सकता है, जो ड्रग पर कंट्रोल करने के पक्ष में है, इनके लिए तो ये डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट ही है। और ये अप्रोच सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये अप्रोच हमारी लड़ाई की तीव्रता को और दिशा को दर्शाता है। हम सब ने आगे इसी दिशा में जाना है और इसको और नीचे तक ले जाने का प्रयास करना है। मित्रों, ड्रग एलिमिनेशन के लिए कोई एक डेस्टिनेशन का सवाल नहीं है, इसका कोई लक्ष्य निर्धारित किया नहीं जा सकता। ये निरंतर सजगता से साथ करने वाली जर्नी है। एक पल की कोताही भी हमारे पूरे आंदोलन को खराब कर सकती है। इसलिए लक्ष्यों की सिद्धि एक पड़ाव होता है। ये जर्नी ऐसी है, हमें हमेशा चालू कर रखनी होगी और जागरूकता
हर पल निरंतर रखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आप सभी को इस स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने के लिए भी आग्रह करना चाहूंगा। मित्रों, एनकोड की स्थापना 2019 में हमने की, जिसमें 4 स्तरीय एनकोड की मीटिंगें होती है। शीर्ष स्तरीय एनकोड मीटिंग गृह सचिव की अध्यक्षता में होती है, कभी कभार गृह मंत्री भी इसकी अध्यक्षता करते हैं। कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति की भी मीटिंग होती है। राज्य स्तरीय एनकोड मीटिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होती है। मैंने सबसे अनुरोध किया है, मुझे आनंद है कि सभी मुख्यमंत्रियों ने और एलजी ने इसकी अध्यक्षता की है, और जिला स्तरीय एनकोड समिति जिला अधिकारी की अध्यक्षता में होती है। मैं आज एक बार फिर से एक बात पर थ्रस्ट देना चाहूंगा कि सबसे परिणामदायी अगर कोई एनकोड मीटिंग है तो ये जिला स्तरीय है। बहुत सुधार हुआ है गत मीटिंग और आज की मीटिंग में, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों ने जिला स्तरीय मीटिंगों को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा दोनों मुख्यमंत्रियों से अनुरोध है कि आप इसमें विशेष ध्यान दीजिए। बाकी सबने राज्य स्तरीय मीटिंग को बहुत अच्छे तरीके से किया है और एक फोर्स बढ़ाया है। एक संयुक्त समन्वय समिति बनाने का भी हमारा प्रयास है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर राज्यों ने ईडी का सहयोग करना चाहिए। ईडी के पास काफी मामले भेजने चाहिए। जब तक ड्रग कारोबारियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को हम चेन को नहीं तोड़ते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर इनके इंटरेस्ट चेन को नहीं तोड़ते हैं, मैं नहीं मानता हमारा अभियान सफल होगा। एनडीपीएस के पेट एनडीपीएस के उपयोग के बारे में भी मैं आग्रह करना चाहूंगा। कुछ मुख्यमंत्रियों ने जिक्र किया कि इसमें कानून में कठोर करना चाहिए, परंतु पेट एनडीपीएस में प्रावधान है ही। इसके तहत आप कठोर कदम ले सकते हैं और संपत्ति की जब्ती का प्रावधान भी एनडीपीएस की कानून के अंदर इनबिल्ट है। मैं चाहूंगा कि डीजी एनसीबी सभी राज्यों के डीजीपी को फिर से एक बार संपत्ति की जब्ती के बारे में एक जागरूकता पत्र भी भेजे। और कुछ मुख्यमंत्रियों ने बेलेबल ऑफेंस के लिए जो कहा है, इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा एनडीपीएस का एक भी कानून बेलेबल, एक भी धारा बेलेबल नहीं है, 137 भी बेलेबल नहीं है। परंतु हमारा अप्रोच का सवाल है। हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि ड्रग का जो सेवन करता है वो विक्टिम है, जो व्यापार करते हैं वो गुनहगार है। जब किसी के पास से 30 ग्राम से कम मात्रा में ड्रग मिलती है तो एक्ट में एक ऑप्शन दिया है, अगर जिसके पास से 30 ग्राम से कम मात्रा में ड्रग मिलती है वो अगर स्वयं स्वीकृति देकर रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाने के लिए सहमति देता है तो उसको पकड़ना नहीं चाहिए, उसको वापस आने का रास्ता हमने प्रशस्त करना चाहिए। एक भी धारा के अंदर बेलेबल ऑफेंस नहीं है, ये मैं फिर से स्पष्टता करना चाहूंगा। परंतु इतनी ही दृढ़ता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं वो बेचारे विक्टिम है। हमारा सिस्टम में नाटे उनको वापिस लाने का प्रयास होना चाहिए, न कि उसको परमानेंट नशेड़ी बनाने का। तो इस विषय को आप सब ढंग से नीचे तक परकोलेट करेंगे ऐसी मैं आशा रखता हूं। एक SIMS ई पोर्टल बनाया गया है, इसका भी उपयोग करना चाहिए। केंद्रीकृत एनकोड पोर्टल जिसके बारे में बहुत जानकारी नीचे तक पहुंच गई, उपयोग भी उसका हुआ है, परंतु मैं आशा करता हूं कि इसके थानों तक हम परकोलेट करें। एक निदान कर एकीकृत डेटाबेस है और नफीस है फिंगरप्रिंट्स के लिए, दोनों का उपयोग करना चाहिए। हमने डेडिकेटेड एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए कहा था, 35 के 35 राज्यों ने ये गठन कर दिया, इसलिए मैं सभी राज्यों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। एक मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को
अनुरोध करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाई पूल की स्थापना हमने की है। अब अगर राज्य भी इस दिशा में आगे जाते हैं तो एनसीबी आपको ट्रेनिंग के लिए जरूर मदद कर सकती है। इसकी संख्या जितनी बढ़ाएंगे नारकोटिक्स को कंट्रोल करने में हमें बड़ी सफलता होगी। और इसके साथ साथ मेरा राज्य के मुख्यमंत्रियों को दो और विषय पर आग्रह है। एक, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को बात कर इसकी विशिष्ट अदालतें बनाई जाए और प्रोसिक्यूशन को फास्ट ट्रैक मोड में डाला जाए, तो मैं मानता हूं कि सजा जितनी ज्यादा कराएंगे इतना ही रोकथाम में फायदा होगा। इससे कठोर संदेश जाता है। और इसके साथ साथ संपत्ति जब्ती के मामले भी बढ़ाने चाहिए। जो इसके व्यापार में लिप्त हैं, इनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। कुर्की को सार्वजनिक करिए और सामाजिक उनका बहिष्कार हो। इस प्रकार की स्थिति से ही दूसरे लोग इस व्यापार से जुड़ने में रुकेंगे और जुड़ने में शर्म करेंगे। तो रूथलेसली हमने संपत्ति की कुर्की की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए किसी भी प्रकार का गाइडेंस आपको चाहिए तो एनसीबी आपको दे सकती है। इसके साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्रियों को मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि एफएसएल को स्ट्रेंथन करने के लिए जब तक हम काम नहीं करेंगे प्रोसिक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा। सिर्फ 10-15 लाख के खर्चे से आपकी एफएसएल में प्राथमिक रिपोर्ट जनरेट करने की सारी व्यवस्थाएं हो सकती है। ये इनिशिएटिव का सवाल है, मैं नहीं मानता संसाधन का सवाल है। हर एफएसएल में अगर ये नारकोटिक्स है या नहीं है, इसकी पहचान की प्राथमिक रिपोर्ट आ जाती है तो फिर प्रोसिक्यूशन आगे चल पड़ेगा, क्योंकि सालों तक प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट के अभाव में नहीं होता है और कोर्ट बिल दे देते हैं। अगर हम इतनी प्राथमिक सुविधा राज्य की एफएसएल में खड़ी कर दे, छोटा सा आपका इनिशिएटिव, छोटा सा आपका गाइडेंस और छोटी सी आपकी केयर आपके राज्य की प्रोसिक्यूशन एजेंसी को बहुत फायदा करेगी। उसी तरह से अवैध खेती के विनिष्टीकरण के लिए भी विशेषकर उत्तर जोन जो आज हमारी मीटिंग है, वो क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों ने विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां तक ड्रोन का रजिस्ट्रेशन का सवाल उठाया एक मुख्यमंत्री जी ने, ये कानून को हम बहुत कम समय में लेकर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन को हम कंपलसरी कर रहे हैं और ढेर सारी पाबंदियां भी इस पर लगने वाली है। ड्रोन विरोधी प्रणाली का जहां तक सवाल है, मैं आप सभी को विशेषकर पाकिस्तान से जुड़ी हुई जितनी भी सरहद के राज्य हैं, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहाँ ड्रॉबैक है, परंतु मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने 2 साल पहले से ड्रोन विरोधी प्रणाली के प्रयोगात्मक अनेक प्रकार के प्रणालियों को बॉर्डर पर क्रियान्वयन किया है, बहुत अच्छे नतीजे मिल लिए हैं। अब सबका अच्छा लेकर एक संपूर्ण ड्रोन रोधी प्रणाली बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये फाइनल होते ही इसको बड़ी तेजी से बॉर्डर पर लगाकर इस हथियारों और नारकोटिक्स की तस्करी को हम रोकने का काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम समाधान के बहुत नजदीक खड़े हैं। मित्रों, ये जो अभियान है हमारा, वो हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के पुण्य कार्य का अभियान है। ये अभियान हमारा देश को सुरक्षित करने का अभियान है। मैं मानता हूं इस पर हम सबकी प्राथमिकता तय होनी चाहिए और सभी मुख्यमंत्रियों से और उपराज्यपालों को मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आपकी डायरी में भी इसका एक स्थान होना चाहिए। आप सभी ने बहुत समय दिया है अपने अपने राज्य में इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, मगर ये निरंतर जारी रखना होगा। अंत में आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और विशेषकर ये 2 राज्यों का, ओडिशा और पंजाब का, जिन्होंने हमें भूमि देकर सहयोग किया है और आगे पर भी आपका ऐसा सहयोग मिलता रहेगा। जहां तक पंजाब की जेल का सवाल है, पहली किस्त हमने यहां से जारी कर दी है और कुछ ही समय में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा और इसके बाद इस पर नकेल कसने में हमें बहुत बड़ी सफलता होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में आप सभी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।